जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 16 फरवरी को होने वाले पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 22 VBI सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जिसमें आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर है। और दोस्तों इसमें जो प्रश्न है काफी VBI है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए आपके जितने भी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं तो उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। जिसमें दोस्तों सबसे पहले आपका दिया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना और 6वां प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा, यानी कि सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को पूरा का पूरा 12 नंबर मिलेगा। और दोस्तों आप लोगों को जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना है वो अधिकतम कहा जाए तो 50 शब्दों में, या फिर कम से कम कहा जाए तो 1 शब्द में या फिर 1 वाक्य में भी लिख सकते हैं। और दोस्तों यहां पर आपका जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह है कि एजेंडा 21 का अर्थ बताइए। एजेंडा 21 का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि 1992 के रियो डी जेनेरो सम्मेलन में पर्यावरण की सुरक्षा हेतु 21वीं शताब्दी के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया, इसे एजेंडा 21 कहा जाता है। दोस्तों ये जो रियो डी जेनेरो में सम्मेलन हुआ था 1992 में, तो उसमें पूरे विश्व भर के 100 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और उसमें एक एजेंडा तय किया था कि 21वीं सदी में जो हमारा देश होगा या फिर जितने भी वर्ल्ड हैं तो उसमें पर्यावरण को कैसे सुरक्षित करना है। तो उसी जो प्रस्ताव था या फिर जो सम्मेलन में जो एजेंडा तैयार किया गया था तो उसको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इसका दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है कि एशियान का पूर्ण रूप लिखें, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है। यहाँ पर जो दिया गया है कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि आसियान का पूर्ण रूप हिंदी में अगर देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ होता है, और वहीं पर अंग्रेजी में देखें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है। तथा इसके सदस्य संख्या कितनी है? तो इसके सदस्यों की संख्या 10 है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने दूसरे प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया तीसरा, वह है कि भारतीय संस्कृति पर वैलेंटाइन दिवस के प्रभाव का आकलन कीजिए। दोस्तों ये जो वैलेंटाइन डे है कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका जो प्रभाव है भारतीय संस्कृति पर क्या पड़ा है या फिर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका आकलन करना है संक्षेप में 2-3 लाइन में। तो इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति में वैलेंटाइन दिवस को स्वीकार नहीं किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह भारतीय संस्कृति के विपरीत है। ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी और इसने पाकिस्तान का मांग किया था और इसने भारत के विभाजन का समर्थन किया था। तो इसे मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग को लिखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार हिंदू व मुस्लिम 2 संप्रदाय नहीं वरन 2 राष्ट्र हैं और इसीलिए मुसलमानों को पृथक राज्य पाकिस्तान होना चाहिए। और दोस्तों इसी सिद्धांत के अनुसार भारत और पाकिस्तान का 1947 में विभाजन किया गया और पाकिस्तान का गठन किया गया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 5वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव बताएं। दोस्तों ये जो हरित क्रांति है 1960 के दशक में हुआ था भारत में, जिसमें हरियाणा, पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में ये सफल हुआ था और वहीं पर देश के बाकी जो क्षेत्र हैं वहां पर सफल नहीं हो पाया था। तो इसका जो नकारात्मक प्रभाव था वो क्या था। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि हरित क्रांति का लाभ उपजाऊ क्षेत्र के किसानों को ही अधिक मिला और वे संपन्न हो गए, लेकिन गैर उपजाऊ क्षेत्र के किसानों की गरीबी में कोई कमी नहीं आई। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके उत्तर को यहाँ पर देखा। और दोस्तों वहीं पर और भी इसमें लिख सकते हैं कि हरित क्रांति के दौरान इसमें जो है कीटनाशक जो भी दवाई थे या फिर जो खाद वगैरह है इसका प्रयोग बहुतायत में किया गया, जिसके कारण प्रदूषित हुआ, ये जो पर्यावरण है प्रदूषित हुआ, मिट्टी भी प्रदूषित हुआ है, साथ ही साथ नदी या फिर पानी भी प्रदूषित हुआ है। तो ये आपका नकारात्मक प्रभाव है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें
तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस विरोधवाद का अर्थ बताइए, कांग्रेस विरोधवाद का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि नेहरू के निधन के बाद अनेक पार्टियों ने यह रणनीति बनाई कि किसी कीमत पर कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जाए। तो इस तरह से कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का जो प्रस्ताव था या फिर विचार था, तो इसको जो है कांग्रेस विरोधवाद के नाम से जाना जाता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की राजनीति का क्या अर्थ है, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि राज्य के किसी भाग की विशिष्ट पहचान हो सकती है जब वहां के लोग अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं, तो उसे क्षेत्रवाद की राजनीति कहते हैं। यानी कि सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में सोचना ही क्षेत्रवाद की राजनीति कहा जाता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है वह है कि चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था। दोस्तों ये जो चिपको आंदोलन था ये जो है वनों की रक्षा के लिए चलाया गया था। तो इसके बारे में हम लोगों को उत्तर लिखना है कि चिपको आंदोलन 1973 में पेड़ या वनों की कटाई को रोकने के लिए टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें देख रहे हैं कि चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था और ये जो है टिहरी गढ़वाल क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो उसमें 8 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। इसका दोस्तों आपका जो नंबर आता है लघु उत्तरीय प्रश्नों का, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया है कि किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, जिसका उत्तर आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे। और दोस्तों आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर का होगा, यानी कि सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आपको 18 में से 18 नंबर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह कि शीत युद्ध के क्षेत्र का वर्णन कीजिए, शीत युद्ध के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग को लिखना है कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 1945 के बीच में, और उस युद्ध के समाप्ति के बाद पूरा विश्व में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था और वह था आपका अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको वर्तमान में रूस कहते हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई थी उसको शीत युद्ध कहा जाता है। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि इसका प्रारंभ यूरोप से हुआ और पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के नेतृत्व में चले गए और तथा पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिका के साथ सम्मिलित हो गए, यानी कि जो यूरोप है वो 2 भागों में बंट गया। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि सन 1949 में चीन में साम्यवाद की स्थापना के बाद शीत युद्ध एशिया तक पहुंच गया और फिर अफ्रीका भी इसका केंद्र बन गया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि ये जो शीत युद्ध है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, तो इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र में पड़ा या फिर इसका क्षेत्र किधर था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या थी। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या थी। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग को लिखना है कि सोवियत संघ की आदेशित अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तब उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी और उसे इस शर्त पर ऐसी मदद दी गई कि वह उदारीकरण की नीति अपनाए, और इसी को आघात द्वारा उपचार यानी कि शॉक थेरेपी कहा गया है। और साथ ही बड़े बड़े सरकारी उद्यम निजी लोगों को सस्ते दर पर बेच दिए गए और इसी को गैराज सेल कहा गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस 10वें प्रश्न के उत्तर को भी बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया। इसका दोस्तों आपका जो 11वां प्रश्न है वह है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था, तो दोस्तों इसका जो और भी प्रश्न पूछा जा सकता है अथवा में कि प्रथम खाड़ी युद्ध का वर्णन करें। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। जब इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनीतिक कोशिशें विफल रही तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दी। आगे इसमें लिखना है कि 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की सेना ने आक्रमण कर इराक की सेना को पराजित कर दिया। इसका दोस्तों इसमें जो आगे हम लोगों को लिखना है
कि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख भूमिका वाले जनवरी 1991 में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को खाड़ी युद्ध या फिर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी बहुत ही अच्छे ढंग से देखा। इसके बाद बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि राष्ट्र निर्माण के नेहरू मॉडल की विवेचना करें। राष्ट्र निर्माण के नेहरू मॉडल क्या था? तो बच्चों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि नेहरू ने राष्ट्र निर्माण के लिए संवैधानिक लोकतांत्रिक समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं उदार लोकतंत्र के आदर्शों को अपनाया और केंद्र को शक्तिशाली बनाते हुए संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। आगे लिखेंगे कि सामाजिक व आर्थिक न्याय तथा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया और राष्ट्र हित को दृष्टि में रखते हुए विदेश नीति में पंचशील व गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों को स्थान दिया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें देख रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के निर्माण के लिए पंचशील और गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों को अपनाया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया कि समाजवादी दल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समाजवादी दल पर एक टिप्पणी लिखना है कि ये क्या था, ये कब बना, कब तक चला, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि समाजवादी पार्टी का आधार स्वतंत्रता आंदोलन के समय तैयार हुआ था और राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1934 में कांग्रेस के समाजवादी रुझान वाले नेताओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया और 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में परिवर्तन कर दोहरी सदस्यता पर रोक लगा दी। तो कांग्रेस के समाजवादियों ने मजबूरन अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर लिया। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि सोशलिस्ट पार्टी में कई विभाजन हुए और कुछ मामलों में विलय भी। इसके बाद इसी में जो आगे लिखना है कि विलय भी देखा गया और मौजूदा समय के कई दलों जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड आदि पर सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी दल की छाया स्पष्ट देखी जा सकती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 14वां प्रश्न वह है कि विकास से संबंधित किन्हीं दो विवादों पर टिप्पणी लिखिए। विकास से संबंधित किन्हीं दो विवाद कौन कौन से हैं? तो बच्चों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है 1 नंबर में पहला पॉइंट में कि गांधी जी के प्रतिमान में भौतिक ही नहीं वरन आध्यात्मिक व सांस्कृतिक स्तरों पर भी विकास हो, कुटीर उद्योग धंधों के महत्व को समझा जाए और भारी स्तर पर औद्योगिकीकरण न हो क्योंकि इससे बेकारी बढ़ेगी और कृषि के विकास को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा। इसका बच्चों दूसरा पॉइंट लिखना है कि इसके विपरीत नेहरू के प्रतिमान में आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विकास को कोई जगह नहीं है और सारा जोर भारी औद्योगिकीकरण पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रशंसा की गई है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस 14वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति क्या है? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने यह शुरू की थी। ये जो श्वेत क्रांति है ये दूध उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति फसल के उत्पादन पर, रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन से, और वहीं पर जो मछली उत्पादन होता है उसको नीली क्रांति कहा जाता है। तो यहाँ पर जो श्वेत क्रांति कहा गया यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित इसमें लिखना है और इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि श्वेत क्रांति से तात्पर्य देश में दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए किए गए सुनियोजित प्रयासों से है और श्वेत क्रांति का ही परिणाम यह है कि आज भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बन चुका है और श्वेत क्रांति के अंतर्गत सहकारी संगठनों का निर्माण, अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था तथा वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके दूध उत्पादन में वृद्धि हासिल की गई है और डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने यह क्रांति शुरू की थी। ये जो हम लोग देख रहे हैं श्वेत क्रांति का जो है जनक किसको कहा जा सकता है? तो ये जो है आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 15वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया जिसमें पूछा गया था श्वेत क्रांति क्या है और उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने यह शुरू किया था। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन किया गया है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय शक्ति नहीं बल्कि शांति बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई और इसी आवश्यकता ने
24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? तो यहाँ पर आपका जो मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जिसमें आपका जो पहला उद्देश्य दिया गया है वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। दूसरा में मानव के मूल अधिकारों, पुरुष, स्त्री तथा छोटे बड़े राष्ट्रों के कार्यों तथा समान अधिकारों में विश्वास स्थापित करना। तीसरा में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। और चौथा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन को एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जो समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग और सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो सके। इसका दोस्तों अंत में इसमें लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो संयुक्त राष्ट्र विश्व सरकार की अव्यावहारिक भावना को साकार कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अभी तक सभी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और साथ ही साथ दीर्घ दोनों तरह के प्रश्नों के उत्तर को देख लिए हैं। और अब जो आपका नंबर आता है वो आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का, जिसमें आपका यहाँ पर कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपका कुल मिलाकर के यहाँ जो दिया गया कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 6 प्रश्न रहेगा, लेकिन आप लोगों को 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा और इसका जो उत्तर है लगभग 250 शब्दों के आसपास लिखना होगा। और इसमें प्रत्येक प्रश्न आपका 5-5 नंबर का होगा, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए आपका 20 नंबर निर्धारित किए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह है कि आज चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि आज चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है, तो बच्चों इसका जो उत्तर हम लोग को लिखना है कि माओ त्से के काल में चीन तेजी से आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। आगे लिखना है कि साम्यवादी पार्टी का शासन बना रहा, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी प्रवृत्तियों का निरंतर प्रभाव बढ़ता गया। और इस संबंध में निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया जा सकता है। दोस्तों ये जो चीन है पूरे विश्व में जो इंटरनेशनल इसका जो व्यापार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो चीन है यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पर बहुदलीय शासन व्यवस्था नहीं है और कम्युनिस्ट पार्टी का जो हेड होता है वही वहाँ का शासन होता है, शासक होता है। और दोस्तों आगे हम लोग इसमें जो पहला पॉइंट लिखेंगे कि ऐसे सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था पर से राज्य के प्रभुत्व को बहुत कम कर किया और जिससे निजी व अर्ध निजी उद्यमों की आर्थिक शक्ति बहुत बढ़ी है और इस वर्ग ने समाज में अपनी प्रभावशाली जगह बना ली है। और सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इस स्थिति को बनाए रखने में अपना हित समझते हैं। इसके दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखना है कि चीन के लाखों शिक्षित व प्रशिक्षित लोग विश्व के विकसित देशों में बस गए और वहां की सरकारों पर प्रभाव डालकर चीन के साथ आर्थिक संबंधों को दृढ़ बना रहे हैं। यानी कि चीन के लोग जहां कहीं भी हैं तो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। आगे दोस्तों इसमें लिखना है कि यह मस्तिष्क निकासी यानी कि ब्रेन ड्रेन नहीं है, बल्कि पाश्चात्य के धनी व विकसित देशों के साथ चीन के आर्थिक संबंधों का सुदृढ़ीकरण है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसी में जो अगला पॉइंट लिखना है कि माओ के समय में लोगों को रोजगार मिला था और वेतन भत्ते व पेंशनें मिलती थी। राज्य उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, लेकिन इन सब का स्तर बहुत नीचा था। लोग इन सामाजिक व आर्थिक सुविधाओं को बढ़ा नहीं सकते थे और इसी को चावल से भरा लोहे का प्याला यानी कि आयरन राइस बॉल कहा जाता था। अब लोग अधिक परिश्रम करके अधिक धन कमा सकते थे और बेहतर जीवन स्तर बना सकते थे। आगे लिखेंगे कि वे अपने पूंजी का निवेश कर सकते हैं या विदेशी उद्यमों के साथ तालमेल स्थापित कर सकते हैं और इसी को चावल का चटका हुआ लोह प्याला कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 3 पॉइंट को देख लिया है। इसका दोस्तों आगे आपका दिया गया कि समाजवादी देश होने के नाते चीन के उद्यमियों ने अन्य देशों से अपना व्यापार फैलाया तथा विदेशी कंपनियों ने चीन में अपनी पूंजी का निवेश किया है और इसी वजह से चीन ने अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस व जर्मनी जैसे देशों के निकट आर्थिक संबंध स्थापित किए हैं और उसने नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार आदि देशों के बाजारों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है। 1997 में हांगकांग और 1999 में मकाओ का विलय हो जाने के बाद चीन ने वहां की उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए रखा और इसी स्थिति को देखते हुए चीन को एक देश दो अर्थव्यवस्थाएं यानी कि 1 कंट्री 2 इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला पॉइंट दिया गया अंतिम पॉइंट 5वां वह है कि ताइवान
फॉर्मोसा अलग राज्य है जो हर तरफ से चीन का भाग है और यहाँ निजी अर्थव्यवस्था चल रही है तथा उसकी सुरक्षा का दायित्व अमेरिका पर है। यदि दोनों चीनों का विलय हुआ तो ताइवान में निजी अर्थव्यवस्था बरकरार रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस दीर्घोत्तरीय प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए। और इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध, यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बर्मा, नेपाल, भूटान, तो उसके साथ भारत का कैसा संबंध है। तो दोस्तों इसका जो हम लोग उत्तर लिखेंगे, भारत व पाकिस्तान दोनों के बीच कैसा संबंध है, तो अच्छा तो नहीं, हमेशा विवादों में रहता है, आपस में लोग लड़ते रहते हैं। तो इसको जो लिखेंगे कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानता है। ये जो जम्मू कश्मीर है उसको पाकिस्तान मानता है कि ये मेरा क्षेत्र है। आगे इसमें लिखेंगे कि 1965 व 1971 की लड़ाइयों में हारने के बाद भी उसका यही आग्रह बना हुआ है कि कश्मीर की समस्या का हल वहां की जनता की इच्छा से होना चाहिए। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि 1971 के शिमला समझौते में कहा गया है कि दोनों देश आपसी बातचीत से अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। फिर भी पाकिस्तान के राजनेता क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मामले को उठाते हैं तथा अमेरिका की मध्यस्थता की कामना करते हैं और इसी तरह उसने सियाचिन का मामला उठाया है। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि यह स्थान जम्मू कश्मीर में है जिस पर पाकिस्तान अपना कब्जा करना चाहता है। आगे इसमें लिखेंगे कि गुजरात में सर क्रीक का दलदली क्षेत्र भारत का है लेकिन पाकिस्तान इसे अपने प्रदेश में होने का दावा करता है। आगे लिखेंगे कि पाकिस्तान ने गुप्त सहायता पाकर आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते हैं जिससे आंतरिक शांति व दोनों देशों के बीच सद्भाव को ठेस पहुंचती है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसा संबंध है और विवाद का मुख्य कारण क्या क्या है। इसका दोस्तों आगे हम लोग बढ़ें तो अगला जो पॉइंट है आपका भारत और बांग्लादेश, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच कैसा संबंध है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बांग्लादेश है 1971 में पाकिस्तान का विभाजन करके बनाया गया था और इसमें भारत का महत्वपूर्ण योगदान था। उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो उसने पूरा सहयोग किया था बांग्लादेश को बनाने में। दोस्तों इसमें जो हम लोगों को लिखना है कि 1971 की क्रांति के बाद बांग्लादेश राज्य बना। राज्य का मतलब होता है देश बना, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और शेख मुजीबुर रहमान पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए रखे। और अगस्त 1975 में उनकी हत्या के बाद ऐसी शक्तियां उभरी जिन्होंने भारत विरोधी रुख अपनाया, यानी कि भारत के साथ जो संबंध है उसमें खटास आया। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि भारत के बांग्लादेश के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की बेहतर मात्रा देखी जा सकती है जब शेख मुजीब की बेटी हसीना का शासन होता है तो संबंधों में अप्रत्याशित सुधार हो जाता है, लेकिन जब खालिदा की सरकार बनती है तो भारत विरोधी तत्व उभर जाते हैं। नागालैंड, त्रिपुरा व मिजोरम के उग्रवादी तत्वों को बांग्लादेश से गुप्त सहायता मिलती रहती है और इस्लामी कट्टरवादी शक्तियां अपना बल बढ़ा रही है। कभी कभी बांग्लादेश के सैनिक अधिकारी त्रिपुरा की सीमा पार करके भारतीय लोगों या सैनिकों को पकड़ ले जाते हैं और फिर अपने क्षेत्र में उनकी हत्या कर देते हैं और ऐसी गतिविधियां भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रही है। और दोस्तों साथ ही साथ वर्तमान समय जो हम लोग देख रहे हैं कि भारत के जितने भी हिंदू लोग रहते हैं बांग्लादेश में तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। साथ ही साथ बांग्लादेश के जो हिंदू लोग हैं उन लोगों को जो है वहां पर जिंदा भी जला दिया जा रहा है, जो आप लोग वीडियो वगैरह में देखते भी होंगे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो तीसरा पॉइंट दिया गया कि भारत व नेपाल दोनों के बीच में कैसा संबंध है, भारत और नेपाल के बीच में। तो दोस्तों इसको जो हम लोग लिखेंगे कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है और जिससे भारत के अच्छे संबंध बने रहना स्वाभाविक है और भारत ने नेपाल को रास्ते दिए हैं ताकि वहां के लोग भारत आकर अन्य देशों को जा सके और नेपाल में हिंदुओं के तीर्थ स्थान है। हम लोग देखें तो नेपाली लोग जो हैं भारत में आकर के और कपड़े वगैरह सब बेचते हैं। ठंडा के दिन में आप लोग देखिएगा स्वेटर जैकेट वगैरह खूब बेचते हैं। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि इसीलिए हजारों हिंदू वहां की यात्रा करते हैं और दोनों देशों के लोग मुक्त रूप से भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन वहां माओवादी गुट भारत विरोधी प्रचार कर रहे हैं और उनका कहना है कि भारत साम्राज्यवादी देश है जो नेपाल पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत और नेपाल के बीच के संबंध को देखा।
इसका दोस्तों आपका जो अगला आता है भारत व श्रीलंका के बीच का संबंध। तो इसमें लिखेंगे कि भारत व श्रीलंका के संबंध बहुत पुराने हैं, लेकिन 1980 के बाद तमिल लोगों के उग्र आंदोलन के संबंध ने समस्या पैदा की है और तमिल लोग हिंदू या बौद्ध हैं तथा तमिलनाडु के लोगों से उनके घनिष्ठ संबंध हैं। और जब श्रीलंका की सरकार उग्रवादियों को बलपूर्वक दमन करती है तो भारत उसका विरोध करता है और भारत चाहता है कि शांति से इसका समाधान हो और भारत हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र बनाए रखना चाहता है और इसीलिए भी श्रीलंका का सहयोग जरूरी हो जाता है और श्रीलंका ने शुरू से गुटनिरपेक्षता का मार्ग चुना है। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि इसने दोनों देशों को एक दूसरे के निकट बनाए रखा और राज्य का मामला अत्यंत संवेदनशील है। इसके दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसी में और भी लिखना है कि इसीलिए भारत सरकार अपना यही सुझाव दोहराती रहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से तथा संवैधानिक ढांचे के भीतर इसका अस्थायी समाधान होना चाहिए। और श्रीलंका की सरकार ने यह मान लिया है कि तमिल अल्पसंख्यकों के साथ किसी प्रकार का दमनकारी व्यवहार ना किया जाए तथा देश की एकात्मक व्यवस्था में संघात्मक व्यवस्था के अंश जोड़कर तमिल उग्रवाद को शांत किया जाए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध है दोनों के बीच कैसा है तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से देखा। इसका दोस्तों आपका अगला आता है भारत व भूटान। तो नेपाल की तरह भूटान भी हर तरफ से भूमिबंध देश है, यहाँ राजतंत्र है लेकिन उसे संवैधानिक बनाने की दिशा में प्रगति हो रही है। दोस्तों ये जो भूटान है यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है बल्कि राजतंत्र है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बने हुए हैं। असम के उग्रवादी नेताओं ने भूटान में अपने अड्डे बना लिए थे लेकिन 2005 में वहां की सरकार ने उनका सफाया कर दिया और जुलाई 2006 में भूटान के राजा जिग्मे सिग्मे वांगचुक ने भारत की यात्रा की और इस अवसर पर दोनों देशों के बीच व्यापार व आवागमन के बारे में संधियां की गई और भारत ने विशुद्ध विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अपना सहयोग देने विद्युत उत्पादन का मतलब बिजली उत्पादन में अपना सहयोग देने का वचन दोहराया और इस नाते भारत ने कुरिछु जल विद्युत योजना में 560 करोड़ लगाकर पूरा करने का दायित्व लिया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 18वें प्रश्न के उत्तर को देख लिया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय विदेश नीति के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। भारत का जो विदेश नीति है दूसरे देशों के साथ नीति तो उसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि प्रत्येक राष्ट्र का अपना हित होता है और इसी को राष्ट्रीय हित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं और जिसकी सुरक्षा व संवर्धन के लिए विदेश नीति बनाई जाती है और विदेश नीति व कूटनीति एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। इसका दोस्तों हम लोगों को आगे जो लिखना है भारत का जो विदेश नीति का तत्व है तो पहला तत्व है गुटनिरपेक्षता की नीति पर जोर, समझ रहे हैं। और इसके बारे में लिखना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब विश्व दो शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया था। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की अगुवाई वाले दोनों शक्ति गुटों से भारत ने स्वयं को अलग रखा तथा सभी के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी संबंध स्थापित करने पर जोर दिया। और आज जबकि शीत युद्ध का अवसान हो चुका यानी कि समाप्त हो चुका है तब भी भारत शक्ति गुटों से अपनी पृथकता की नीति को अपनाए हुए हैं। तो ये आपका पहला तत्व है गुटनिरपेक्षता की नीति पर जोर। इसका दोस्तों आपका जो दूसरा तत्व है वह है कि राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता। भारत की विदेश नीति का आधारभूत लक्ष्य अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना रहा है और राष्ट्रीय हितों से बिना किसी प्रकार का समझौता किए भारत ने विदेश संबंधों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये जो है भारत के विदेश नीति का दूसरा तत्व है राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता। इसका दोस्तों तीसरा तत्व आतंकवाद का विरोध करना। हमारे देश ने आतंकवादी घटनाओं के दंश को झेला है और आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत की विदेश नीति सदैव प्रतिबद्ध रही है और हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा के साथ ही विश्व समुदाय से इसके निपटारे हेतु सामूहिक प्रयासों की भारत ने हमेशा वकालत की है। तो ये तीसरा तत्व था आतंकवाद का विरोध। इसका दोस्तों चौथा जो तत्व है भारत के विदेश नीति का वह है पड़ोसी देशों से निकट संबंध के प्रयास। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ निकटता वाले संबंधों पर जोर दिया है और पाकिस्तान और चीन के दोहरे रवैये के बाद भी भारत ने इसके साथ सहयोगी संबंध विकसित करने पर जोर दिया है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसी में जो लिखना है भारतीय विदेश नीति की मुख्य प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के
के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर देना। आगे है कि विभिन्न वैश्विक मामलों में भारत ने बिना राष्ट्रीय हितों से समझौता किए सराहनीय भूमिका निभाई है। और इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं आप लोग देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है उदाहरणार्थ पर्यावरणीय मामलों पर तथा परमाणु सुरक्षा सम्मेलनों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना हुई और नेहरू विदेश मंत्री बने और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत युद्ध या शीत युद्ध में किसी तरह किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग के कार्य में सभी के साथ होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि भारत का जो विदेश नीति है तो उसके कौन कौन से तत्व हैं। इसका दोस्तों आपका जो नंबर आता है 20वें प्रश्न का, जिसमें पूछा गया है कि भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के पतन के मुख्य कारकों का परीक्षण कीजिए। कांग्रेस पार्टी जो था जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, जिसके जनक ये जो ह्यूम को कहा जाता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। तो इसके जो पतन हुए, यानी कि इसका जो अभी हम लोग देख रहे हैं भारत में कांग्रेस पार्टी का सरकार नहीं है, बीजेपी का है, तो इसके पतन का क्या कारण है, तो उसके कारकों का परीक्षण करना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग को लिखना है कि भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के पतन के मुख्य कारक कौन से कारक हैं। तो आपका जो दिया गया है कि मई 1964 में नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व का पतन शुरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ था, तो 1964 में मई महीने में, और उसके मृत्यु के बाद कांग्रेस जो है कमजोर होना शुरू हुआ। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू के बाद शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू के बाद जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो प्रधानमंत्री बने थे, जिसने नारा दिया था जय जवान जय किसान। छोटे साइज के थे लेकिन गजब के थे। इसके दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को करारी पराजय देकर शास्त्री जी ने अपने भीतरी व्यक्तित्व का परिचय दिया, लेकिन जनवरी 1966 में उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला दिया गया है इसमें आगे कि कामराज पार्टी के अध्यक्ष बने रहे, लेकिन अब पार्टी के पास कोई ऐसा महत्वपूर्ण नेता नहीं था जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने दल को प्रभुत्वपूर्ण बनाए रख सकता था। और यही कारण है कि 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा और केंद्र में कांग्रेस सत्ता में बनी रही, लेकिन राज्यों में उसकी स्थिति डगमगा गई। इसका दोस्तों आगे लिखना है अब राजनीतिक दल बदल, यानी कि पॉलिटिकल डिफेक्शन की प्रक्रिया ने अपना भयानक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, भयानक रूप दिखाया और सत्ता लोलुप नेताओं ने एक पार्टी छोड़ी दूसरी पार्टी बनाई या वे किसी अन्य पार्टी में शामिल हो गए, और इसी को आया राम गया राम की राजनीति कहा गया। यानी कि जब पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में लोग आए गए तो उसको आया राम गया राम कहा गया है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि राज्यों में कांग्रेस की सरकारें गिरने लगी और हरियाणा में भागवत दयाल शर्मा ने कांग्रेस की सरकार बनाई, किंतु राव वीरेंद्र सिंह का गुट अलग हो गया, कांग्रेस की सरकार गिरी। और उत्तर प्रदेश में यही काम चौधरी चरण सिंह ने किया। आगे इसमें लिखेंगे कि चंद्रभानु गुप्ता के त्याग पत्र के बाद चौधरी चरण सिंह ने मिली जुली सरकार बनाई। फिर यही नाटक मध्य प्रदेश में हुआ, जहां कांग्रेस के द्वारिका प्रसाद मिश्र ने त्याग पत्र दे दिया, तब गोविंद नारायण सिंह ने गठबंधन सरकार बनाई। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें बिहार के बारे में दिया गया है कि बिहार में महामाया प्रसाद सिंह ने ऐसा काम किया, और मद्रास राज्य में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने, उड़ीसा में राज स्वतंत्र पार्टी ने, तो पश्चिम बंगाल में पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अपनी सरकारें बनाई, और केरल में साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है पूरे देश भर में धीरे धीरे कैसे कमजोर होता गया। दोस्तों इसके बाद आगे लिखना है कि इन घटनाओं ने दिखाया कि केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस अपना दबदबा बनाए रख सकी, किंतु राज्यों में उसके हाथों में सत्ता खिसक गई, और इसी को एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था का टूटना कहा गया। और अब सच्चे अर्थ में भारत दलीय व्यवस्था की स्थापना हुई, और इसके निम्न कारण बताए जा सकते हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी के पतन के क्या क्या कारण थे, तो उसमें पहला कारण है कांग्रेस की पुरानी छवि का अंत, जिसमें लिखना है कि राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस ने निर्णायक भूमिका निभाकर अपनी छवि बना ली थी, और जन साधारण कांग्रेस को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पार्टी समझते थे, और बाद में वह नेहरू के नेतृत्व में आई, और यह कहा जाता था कि कांग्रेस जिसे टिकट देगी वह अवश्य जीतेगा। अब वह छवि नहीं रही।
अभी जिस तरह से हम लोग देखते हैं बीजेपी जिसको टिकट देता है वो अधिकतर लोग जीत जाते हैं, किसी भी तरह के लोग रहें। तो उस समय पहले कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा होता था। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है सक्षम व प्रभावी नेतृत्व का अभाव। कांग्रेस पार्टी का जो पतन हुआ तो इसका दूसरा कारण ये है। और इसमें लिखना है कि नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस के पास कोई चमत्कारी नेता नहीं था और कामराज व उनके बाद निज लीन गप्पा अध्यक्ष हुए और शास्त्री जी व उनके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। लेकिन किसी के पास नेहरू जैसा चमत्कारी व्यक्तित्व तो नहीं था जो इस दल के प्रभुत्व को बनाए रख सकता था। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है क्षेत्रीय दलों का उदय। और यह हम लिखेंगे कि यह ठीक है कि कांग्रेस का प्रभाव सारे देश में व्याप्त था, किंतु क्षेत्रीय स्तरों पर छोटी पार्टियां उभरी जिन्होंने अपने कार्यक्रमों से प्रभावित करके कांग्रेस के प्रभाव को घटाया। और मद्रास में डीएमके, पंजाब में अकाली दल, उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रांति दल जैसी पार्टियां चुनावों में काफी स्थान प्राप्त करके सत्ता में आई। लेकिन यह स्थिति बहुत दिनों तक न चल सकी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को नया जीवन देने का निश्चय किया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि कांग्रेस पार्टी का जो पतन हुआ तो उसके कौन कौन से कारक थे। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न आता है वो नंबर है आपका 21वां। और इसमें प्रश्न है कि कश्मीर समस्या क्या है। कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान और चीन के बीच में हमेशा झगड़ा होते रहता है। तो कश्मीर समस्या क्या है। तो बच्चों इसका जो उत्तर हम लोग को लिखना है कि जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल थे, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है और कश्मीरी बोली बोलने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं, है ना, तथा अल्पसंख्यक हिंदू हैं। और आगे लिखना है कि जम्मू क्षेत्र पहाड़ी तलहटी एवं मैदानी क्षेत्र का मिश्रण है, जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख यानी कई धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। और लद्दाख पर्वतीय क्षेत्र है जहां बौद्ध एवं मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन यह आबादी बहुत कम है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो कश्मीर समस्या के बारे में जो लिखना है कि 1947 से पहले जम्मू एवं कश्मीर राजशाही थी और इसके हिंदू शासक हरि सिंह भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। यहाँ पर देखिए जब भारत आजाद हुआ तो जम्मू कश्मीर का राजा कौन था। तो देखिए ये हरि सिंह वहाँ का राजा था जो भारत के साथ शामिल होने नहीं चाहता था। और उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता करने की कोशिश की। आगे लिखेंगे कि पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबद्ध है क्योंकि राज्य की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, किंतु कश्मीर के लोग अपने को कश्मीरी पहले कुछ और बाद में मानते थे। समझ रहे हैं, वो लोग जो है सबसे पहले कश्मीरी समझते थे, उसके बाद दूसरा कुछ। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन चला और शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ें, लेकिन वे पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें जो लिखना है कि जम्मू कश्मीर के आक्रमणकारियों से प्रतिरक्षा करने की आकांक्षा, चुनाव और लोकतंत्र स्थापित करने की आकांक्षा। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा और ऐसे में कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से सहायता की याचना की। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कश्मीर में पाकिस्तान का जो हमला होना शुरू हुआ तो ये जो हरि सिंह है वो डर गया था, है ना, और भारत से जो है सहायता की याचना की थी। भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध कराई और कश्मीर घाटी में घुसपैठियों को खदेड़ा। और इससे पहले भारत सरकार ने महाराजा से भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए। समझ रहे हैं, और इस बात पर भी सहमति जताई गई कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर की नियति का फैसला जनमत सर्वेक्षण के द्वारा होगा। इसका दोस्तों आगे जो इसमें लिखना है कि मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री बने और राज्य में सरकार के मुखिया को तब प्रधानमंत्री कहा जाता था। और भारत जम्मू एवं कश्मीर की स्वायत्तता को बनाए रखने पर सहमत हो गया और इसे संविधान में धारा 370 का प्रावधान करके संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। लेकिन दोस्तों अभी जो है धारा 370 को बीजेपी सरकार ने या फिर कहें कि नरेंद्र मोदी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने हटा दिया है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा है कि वर्तमान में 5 अगस्त 2019 को 370 अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है तथा राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर व लद्दाख में विभक्त कर सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
तो दोस्तों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने 21 प्रश्नों के उत्तर को बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया है। इसका दोस्तों आपका अगला नंबर आता है 22वें प्रश्न का, जिसमें पूछा गया कि भूमंडलीकरण क्या है और विश्व राजनीति में इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि भूमंडलीकरण क्या है, विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो बच्चों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि एक अवधारणा के रूप में भूमंडलीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह, और प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना, पूंजी का एक जगह से ज्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं का अनेक देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाज हो। इसका दोस्तों इसी में आगे जो लिखना है कि वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषय रहा है ना, और यह कुछ समाजों को बाकियों की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से को बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित कर रहा है। आगे लिखेंगे कि एक समान विचार है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आती है। आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें लिखेंगे कि दुनिया में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है और उसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है, और राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों पर तक ही अपने को सीमित कर रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। और उस तरह के राज्य ने अपने को पहले के कोई ऐसे लोग कल्याणकारी कामों में खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता था। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है, और पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम, आगे हम लोग बढ़ें, निगम अपने पैर जमा चुके हैं और उनकी भूमिका बढ़ी है और उसने विश्व राजनीति को प्रभावित किया है, और इससे सरकारों के अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आई है। आगे लिखेंगे कि वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की क्षमता में कमी आती है और ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली है। आगे लिखेंगे कि राज्य उस अर्थ में आज भी प्रमुख है और विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच मौजूद पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता की दखल है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो अंतिम चरण में जो लिखना है कि वस्तुतः कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है और अब राज्यों के पास अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, जिसके बल पर राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं और उस सूचना के बल पर राज्य ज्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं। आगे लिखेंगे नए प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 16 फरवरी को होने वाले पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका VVS सब्जेक्टिव प्रश्न था, तो उसके दूसरे वीडियो को देखा। दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपके लिए एक सब्जेक्टिव प्रश्नों का वीडियो डाला था, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ आपका जो VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसका 3-4 वीडियो को अपलोड किया हूं, तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग इन सभी वीडियोज को देख लेते हैं तो आपका अधिकतम क्वेश्चन जो है आपका यहीं से भिड़ेगा, समझ रहे हैं। इसीलिए आप लोग सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं, इसके लिए आप लोग जो है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि ठीक इसी तरह से एग्जाम तक और उसके बाद भी हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।